बैठिए। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट क्लास लिख लो। लॉज ऑफ मोशन आज का डेट लिखिए। सबसे पहले न्यूटन का पहला नियम लिखिए, फर्स्ट लॉ। देखो, a body remain at rest a body remain at rest or moves with constant velocity on a straight line if no external force acting on body. If no external force acting on body. कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कोई भी वस्तु रुका हुआ नहीं रहेगा। इसका उल्टा कैसे बोलेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कोई भी वस्तु रुका हुआ नहीं रहेगा, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता हुआ नहीं रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। मतलब किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब वेलोसिटी के चेंज करने का कुछ रेट होगा। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मास करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको मास कहा जाता है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, डीवी बाई डीटी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। तो न्यूटन का पहला नियम मैथमेटिकली ऐसे लिखा था। अब इस इक्वेशन से एक बार फिर से देखो, डिफरेंशिएशन तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, पढ़ाए हैं, हमें पढ़ाए हैं। डिफरेंशिएशन तुमको बताए हैं कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो ये जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा, मतलब फोर्स जीरो लगेगा। पहला नियम क्या है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, भाई किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो है या इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों बात तो एक ही हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर जीरो कहें या वेलोसिटी 1 कहें या वेलोसिटी 5 कहें, इसका वेलोसिटी जीरो है या इधर की तरफ 1 है या इधर की तरफ 5 है, तो ये सब तो कांस्टेंट ही है। जीरो भी कांस्टेंट होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, मतलब फोर्स जीरो लगेगा। ये पहला नियम लिखिए मैथमेटिकली ऐसे। कौन बताएगा सेकेंड लॉ? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। मोमेंटम किसको कहते हैं? मोमेंटम को P से लिखते हैं। ये होता है मास गुना वेलोसिटी। ऐसा 9th में पढ़े थे।
मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी। नाइन्थ में शायद वेक्टर साइन नहीं देते थे, लेकिन अब देंगे, क्योंकि नाइन्थ में वेक्टर नहीं पढ़े थे, इसलिए वेक्टर रूटर के बारे में छोड़ो, हटाओ, जैसे सीधा लिख दो। अभी लेकिन मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा। मोमेंटम लेकिन वेलोसिटी नहीं, मास गुना वेलोसिटी होता है। कहो क्यों? मतलब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्यों नहीं पूछते, ऐसे डिफाइन किया गया मोमेंटम को मास गुना वेलोसिटी से। तो दूसरा लॉ है कि फोर्स जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt। d बाई dt ऑफ p को लिख देते हैं mv। और चूंकि m अगर कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। अभी लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में m को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन जब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहां पर रॉकेट प्रोपल्सन एक टॉपिक है, उसमें मास चेंज करेगा। तो अगर मास चेंज करेगा तो इसको बाहर नहीं ला सकते। अगर ये मास कांस्टेंट है तब इसको बाहर ला सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं। तो इस m को बाहर कर दीजिए, बचेगा कितना? dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से इक्वेशन वही हो गया जो फर्स्ट लॉ का था। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का इक्वेशन सेम ही है, F इज इक्वल टू ml। थर्ड लॉ लिखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहले फोर्स के बारे में देख लें। फोर्स जो है हम लोगों को 5 प्रकार का पढ़ना है अभी लॉज ऑफ मोशन में। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अभी सबसे पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का। काइनेमेटिक्स को वैसे पहला नहीं, पहला इसी को कहा जाता है, क्योंकि स्टार्ट पूरा जो फिजिक्स है या मैकेनिक्स है उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, और वो न्यूटन के इसी तीनों नियम पर बेस्ड है। तो फोर्स जो है सबसे पहला होगा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा होगा फ्रिक्शन, तीसरा होगा टेंशन, चौथा है स्प्रिंग फोर्स, और पांचवा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये 5। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फील्ड फोर्स है। बाकी ये चारों जो है ये कांटेक्ट फोर्स है। लिखिए, एक एक करके इस पांचों फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर हर क्लास में तो यही 5 फोर्स के बारे में हम लोग को देखना है अभी फिलहाल अगले 10 क्लास तक। सबसे पहला है नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। ये सरफेस कांटेक्ट फोर्स है। ये जो दोनों फोर्स है ये तब लगेगा जब किसी बॉडी का दूसरे बॉडी के सरफेस से कांटेक्ट हो। इसको क्या कहेंगे? सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट। ये जो टेंशन है ये जब किसी धागा से कांटेक्ट होगा। धागा समझते हो? स्ट्रिंग। धागा को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कांटेक्ट फोर्स, और ये तो स्प्रिंग फोर्स नाम ही से क्लियर है कि स्प्रिंग कांटेक्ट होगा। जब किसी स्प्रिंग से किसी बॉडी का कांटेक्ट होगा तो उस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और ये वाला फील्ड फोर्स है, इसके लिए कांटेक्ट होने का जरूरत नहीं है। जैसे ये जो ब्लॉक है ये अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इस पर फोर्स लगाए, तो इसको हम लोग फील्ड फोर्स कहेंगे।
फील्ड फोर्स का और एग्जांपल जैसे 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज है, वो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो दोनों को बिना कांटेक्ट किए हुए छोड़ दोगे तब भी अट्रैक्ट कर रहे, तो वो कैसा फोर्स है? फील्ड फोर्स। उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन बाकी ये जो चारों फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स होता है। पहले हम लोग नॉर्मल और फ्रिक्शन कैसे लगता है इसके बारे में देख लें। जैसे ये टेबल है और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा है, जैसे इस ब्लॉक का मास है 5 kg। कितना है? 5 kg। और इधर के तरफ हम फोर्स लगाए हैं, इधर के तरफ हम खींच रहे हैं इसको, 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। कितना फोर्स लगा के खींच रहे हैं? 2 न्यूटन। तो बाकी जो फोर्सेज इस पर लगेगा, ये वाला फोर्स तो हम लगाए एक्सटर्नल फोर्स, बाकी जो फोर्स लगेगा ये सरफेस जो टेबल का है वो उस पर इधर के तरफ एक फोर्स लगाएगा, ऊपर के तरफ। इसको नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल। अब फोर्स का अलग अलग नाम देंगे तब ना पहचानेंगे कि इसका नाम नॉर्मल है, इसका फ्रिक्शन है, इसका टेंशन है, तो बुलाने में आसानी होगा। यहां अगर किसी का कोई नाम ही नहीं हो तो कैसे बुलाएंगे? इशारों से बुलाएंगे। ऐसे नाम है तो क्लियर दिया, रोल नंबर हो या कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। तो इस तरह से ये 5 नाम अलग अलग दिया गया है कि सरफेस से जब कांटेक्ट है तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये जो ब्लॉक है इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है। अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहता, फ्रिक्शनलेस रहता और इधर खींचते तो ये इधर खिंचा जाता। मतलब ये सरफेस इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा। ये फ्रिक्शन भी कौन लगा रहा है? सरफेस। अगर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता तो क्या फ्रिक्शन लगता? नहीं लगता। देखो ये ब्लॉक है, हमारे हाथ पर ऐसे रखा है और हम इसको इधर के तरफ खींच रहे हैं, तब फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर ऐसे करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब तक इसमें कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो नॉर्मल जो है, नाम से क्लियर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल का अगर अंग्रेजी मीनिंग हम लोग पढ़े तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स है ये, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के अलोंग लगे। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन लग गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला है, ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है। एप्पल किधर गिरा था? नीचे। तो ये भी किधर लगेगा? नीचे। 5G के बराबर, mg के बराबर। ये 3 फोर्स हो गया। ये वाला जो हम इधर खींच रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं? धागा से। तो धागा जो है वो इधर के तरफ फोर्स लगा रहा है। ये वाला फोर्स बेसिकली टेंशन है। इस वाले फोर्स का नाम क्या है? टेंशन, जिसको हम यहां F लिखे हैं, कभी D भी लिख सकते हैं। तो ये टेंशन है, धागा से कांटेक्ट है इसलिए टेंशन है। धागा से कांटेक्ट नहीं रहता तो टेंशन नहीं लगता। और स्प्रिंग फोर्स आगे बताएंगे, पहले इसको लिखो। इसको FBD कहते हैं। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब किसी भी ब्लॉक का अगर आपसे कहें कि FBD बनाओ, मतलब उस पर सारे फोर्सेज को रेड पेन से दिखाओ। कैसे पेन से? हाँ, ब्लू पेन से नहीं, ब्लू पेन से FBD गलत हो जाएगा। रेड पेन से इसलिए दिखाओ क्योंकि तुमको डिस्टिंग्विश हो जाए कि कौन फोर्स है, कौन वेलोसिटी है, कौन एक्सेलरेशन। सबको तो एरो से ही दिखाएंगे, वेलोसिटी को भी एरो से, एक्सेलरेशन को भी एरो से, फोर्स को भी एरो से। तो सब एरो तुमको लगेगा फोर्स है जैसा। वेलोसिटी ऐसे लिखें, कौन सा एक फोर्स तो ये भी हो गया, अरे वेलोसिटी है, वो फोर्स थोड़े है। फोर्स तो ये 5 होता है। तो जब भी फोर्स तभी माना जाएगा जब वो रेड पेन से लिखा, अदरवाइज वो फोर्स नहीं माना जाएगा। इसका FBD बनाएंगे तो कितना फोर्स लग रहा है? 4। नंबर ऑफ फोर्स कितना है? 4। देखो दूसरा केस दिखा रहे हैं। ये धागा है, कैसा धागा है? मासलेस। कैसा धागा है? मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग।
ये सर मासलेस स्ट्रिंग ऐसा कैसा होता है? मान लो कि बहुत हल्का है तो उसका मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये जो मासलेस स्ट्रिंग है इससे 5 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, लटका हुआ है छत से। इस पर नॉर्मल किधर लगेगा? स्टार्ट तो हम लोग हमेशा यहीं से करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे। नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। नॉर्मल किधर लगेगा? अपवर्ड। देखो होशियार है। क्या इसका किसी सरफेस से कांटेक्ट है? एक धागा इसमें ऐसे बांध दिए, बांधना समझते हो ना? धागा को बांध करके छत से टांग दिए तो लटक गया ये। तो किस सरफेस से इसका कांटेक्ट है? टेबल के सरफेस से, जमीन के सरफेस से, हमारे हाथ के सरफेस से? नहीं ना। तो किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल तो तभी लगेगा जब किसी सरफेस से कांटेक्ट हो, हार्ड सरफेस। नॉर्मल और फ्रिक्शन तभी लगेगा, इसलिए इस पर नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं लगेगा। टेंशन, धागा जब कांटेक्ट में होगा तो टेंशन लगेगा। ये जो धागा है वो यहां पर कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पर। टेंशन किधर लगेगा? इस पर, ऊपर के तरफ। टेंशन जो है वो खींचने वाला फोर्स होता है और नॉर्मल जो है वो ढकेलने वाला फोर्स होता है। तो इस पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर के तरफ। कौन लगाएगा? धागा। और इसका वेट लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्प्रिंग से कांटेक्ट नहीं है। पांचों फोर्स में सिर्फ 2 ही फोर्स लगेगा। अब तुम में से कोई पूछे कि सर टी ऊपर का है लिखे, नीचे का है नहीं लिखे? हमारे धागा से कभी किसी चीज को ढकेला नहीं जा सकता, खींचा जा सकता। धागा एक ले करके, फंदा बना करके तुम्हारे गले में डाल दे और यहां हम पकड़े और उससे तुमको ढकेले, ढकलाओगे? क्योंकि धागा स्लैंक हो जाएगा, और जब स्लैंक हो जाएगा तो उसमें टेंशन नहीं रहेगी, उस टेंशन को जीरो पे। लेकिन उसी धागा से अगर खींचना चाहे तो खिंचा सकते। तो धागा में जो टेंशन लगेगा वो धागा के एलोंग लगेगा हमेशा। किधर लगेगा? धागा के एलोंग। और वो हमेशा खींचने वाला फोर्स होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। तभी तो ये लटका हुआ है। अगर टेंशन भी नीचे लगता और ये mg तो नीचे लग ही रहा है तो ये ब्लॉक तो नीचे गिर जाता। क्यों नहीं नीचे गिरा? क्योंकि इसका जो भार है, इसको वेट कहते हैं। mg को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। इसका जो वेट है वो ऊपर की तरफ ये खींच रहा है t से, और ये दोनों बराबर है। अगर तुमसे पूछे कि इस धागा में कितना टेंशन है तो कहोगे mg के बराबर। कितना टेंशन है? g का वैल्यू होता है 9.8। g का वैल्यू कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। टेंशन कितना होगा? 50 न्यूटन। इसमें टेंशन यहां पर होगा 50 न्यूटन। लिखो। यहां पर एक बात और बताना था कि ये जो 5 kg का ब्लॉक है, इस पर सरफेस, ये टेबल का जो सरफेस है वो नॉर्मल ऊपर लगाया और फ्रिक्शन इधर लगाया। अगर हम इस टेबल का एफवीडी बनाए, टेबल का अगर एफवीडी बनाए, टेबल का भी तो एफवीडी बन सकता है ना, इस पर भी तो फोर्सेस को दिखा सकते हैं। टेबल का अगर एफवीडी बनाए तो ये ब्लॉक इस टेबल पर नॉर्मल नीचे लगाएगा। ये ब्लॉक इस टेबल पर नॉर्मल किधर लगाएगा? नीचे। और ब्लॉक इस टेबल पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये टेबल इस पर एक्शन किया ऊपर, तो ब्लॉक इस टेबल पर रिएक्शन किया नीचे। एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। जितना ये टेबल नॉर्मल लगाएगा उतना ही ये ब्लॉक भी इस टेबल पर नॉर्मल लगाएगा। जितना ये टेबल इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, ये ब्लॉक भी उतना ही इस टेबल पर फ्रिक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल फ्रिक्शन जैसा इस पर लगा है उसका अपोजिट इस पर लगेगा। वैसे ही ये वाला जो पॉइंट है,
इस धागा का इस ब्लॉक से कांटेक्ट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ब्लॉक का पॉइंट है, तो धागा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। लेकिन ये वाला पॉइंट अगर धागा का पॉइंट हो, जैसे हम कहें कि ये धागा जो है यहां तक रखिए और इस वाले पॉइंट को इस धागा का पॉइंट मानिए, तो ये ब्लॉक इस पर टेंशन नीचे लगाएगा। रेड से लिखना है, ब्लॉक टेंशन धागा पर किधर लगाएगा? नीचे। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, लेकिन ब्लॉक के लिए ऊपर, धागा के लिए नीचे। ये जो सरफेस है ये ब्लॉक का टेबल से कांटेक्ट है ना जी, तो एक सरफेस पर कांटेक्ट है ना। ये वाला सरफेस अगर ब्लॉक का सरफेस है तो नॉर्मल ऊपर लिखेंगे, और ये सरफेस अगर टेबल का सरफेस है तो नॉर्मल नीचे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, इसको अगर एक थप्पड़ हम मारे, ऐसे मारे, तो इसके गाल पर हम फोर्स इधर लगाए और इसका गाल हम पर फोर्स इधर लगाए, तो जब कांटेक्ट होगा तब एक्शन रिएक्शन दोनों होगा। ये कांटेक्ट फोर्स हुआ, इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। हम इस पर नॉर्मल इधर लगाए, ये हम पर नॉर्मल इधर लगाए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जितना जोर से हम इसको मारे उतना ही जोर से ये भी हमको मारे। तुम कहोगे कि सर तो चोट तो उसको ज्यादा लगे, बोले ये सॉफ्ट है इसलिए यहां पर चोट ज्यादा लगता है, और ये वाला हार्ड है इसलिए कम लगता है। लात से मारे तो और हमको कम लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा, तो वो और ज्यादा हार्ड है। तो हार्ड और सॉफ्ट वो तो फीलिंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अगर तुमसे पूछे यहां टेंशन किधर लगेगा, क्या कहोगे? कहोगे कि सर अगर ब्लॉक को लेंगे तो टेंशन ऊपर लगेगा। ब्लॉक जो है, धागा जो है, ये ब्लॉक को ऊपर खींचे, ऊपर टांगे है। इसको हम यहां ऐसे रखा हुआ है और इसको ऐसे हम उठा लिए, तो हम इस पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये हम पर किधर लगा? नीचे। तब तो हमको भारी लग रहा है और कुछ देर में इसको छोड़ देंगे, ज्यादा भारी रहेगा, नहीं उठेगा। ये जो पॉइंट है इस पर टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर लगा रहे हो, स्ट्रिंग नीचे लगा रहे हो। स्ट्रिंग ऊपर लगा रहा है ब्लॉक पर, और ब्लॉक स्ट्रिंग पर नीचे लगा। ठीक है, अच्छा बताओ, इस वाले पॉइंट पर कोई भी मासलेस स्ट्रिंग जो होगा ना, उसमें सब जगह टेंशन सेम होगा। मासलेस स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होगा, ये प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों। अभी मान लो कि सेम है, इस वाले पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हाँ, इस वाले पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर, ऊपर, नीचे। अगर छत से कांटेक्ट में है तो नीचे लगेगा, नीचे लगेगा। स्ट्रिंग इस पे ऊपर लगाएगा और ये छत जो है वो नीचे। एक बार फिर से बोलो, सबको सुना दो, सोच करके बोलना। ठीक बोल रही हो, फिर से बोलो एक बार। स्ट्रिंग अगर उस पॉइंट पे स्ट्रिंग ऊपर लगाएगा, स्ट्रिंग पर ऊपर लगेगा, हाँ स्ट्रिंग पर ऊपर और छत पर नीचे लगेगा। ये देखो, आज पहला क्लास है इसका, कितना होशियार, एक बार हम बात पकड़ ली। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर छत का पॉइंट है, किसका पॉइंट है? छत का। देखो ये छत का पॉइंट है, तो ये जो धागा है वो उसको नीचे खींचेगा, तो नीचे किस पर लगेगा? छत पर। और ये वाला पॉइंट अगर धागा का पॉइंट है, धागा का पॉइंट है, ये धागा को यहां से यहां तक दिखा रहे, केवल धागा दिखा रहे। ये वाला पॉइंट किसका पॉइंट है? धागा का। तो ये वाला पॉइंट को धागा के साथ दिखाए, और अभी ये वाला पॉइंट को छत के साथ दिखाए। यही पॉइंट है जो कि यहां भी दिखाए, यहां भी दिखाए। तो छत का ये पॉइंट है तो नीचे लगेगा, और धागा का पॉइंट है तो छत जो है इस पर ऊपर टेंशन लगाएगा। समझ आया? सिद्धार्थ को समझ आया? ऐसे समझो कि ये जो पंखा टंगा हुआ है, देखो
ये पंखा टंगा हुआ है किससे? छत से, है ना। अब अगर ये पंखा सपोज करो कि छत थोड़ा कमजोर हो जाए, बहुत दिन बाद रस्ट वगैरह ये सब लग जाए, ये सब जो है 200-300 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ये जो छत जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो पंखा उसका कुछ पार्ट लेकर के नीचे गिर जाएगा। तो छत पर, छत का जो पार्ट जिससे ये कांटेक्ट में है वो कमजोर हो गया, तो लेकर के नीचे गिर गया। मतलब छत पर ये किधर फोर्स लगा रहे हैं? नीचे की तरफ। सोच करके देखो ना भैया कि हम अगर उसमें लटक गए पंखा में, पंखा और हमको दोनों को एक ही बॉडी मान लो, तो छत पर भार बढ़ गया, टूटने का चांस बढ़ जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो छत को नीचे खींच रहा है, और अभी ये छत जो है, जो कि पंखा अभी गिर नहीं रहा है, तो छत इस पंखा पर किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर, तभी तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ये जो पॉइंट है जहां पर छत और पंखा में कांटेक्ट है, तो छत किधर खींच रहा है? ऊपर, और पंखा किधर खींच रहा है? छत को नीचे। ये समझ आया? अब सिद्धार्थ के बगल में थोड़ा नाम भूल गए, सत्यम बताओ कि इस वाले पॉइंट पर, अच्छा टेंशन तो सब जगह सेम है, मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन, यहां भी ये टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 50। ये कितना होगा? 50। डायरेक्शन हम केवल यहां डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा? सत्यम, ऊपर लगेगा। और सत्यम के बगल में नाम बोलो। आदित्य, ऊपर ही। सत्यम का एकदम ठीक है, जो तुम कह दिए, भाई भाई हम दोनों। हाँ, लगेगा नहीं? जब तो सबसे होशियार है। अरे हाँ रे, टेंशन यहाँ 50 न्यूटन होगा, वो तो पहले कह दिए कि धागा में यहां से यहां तक सब जगह टेंशन सेम होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 50 न्यूटन। इतना तो हम कह दिए पहले ही, उसको मान लो इतना होगा। किधर लगेगा ये कुछ? टेंशन तो वेक्टर है ना, फोर्स है, तो यहां पर टेंशन किधर लगेगा? चलो तुम पास हो जाओ, तुम बोलो। ब्लॉक के कारण टेंशन, स्टीम के टेंशन ऊपर लगेगा, और ब्लॉक टेंशन भी नीचे लगेगा, सॉरी स्टीम के नीचे लगेगा। ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, थोड़ा सा गोलमोल जवाब हो गया। अच्छा देखो, नेहा एकदम सही से बता देंगे और मुस्कुरा रही। हाँ, हम तो बता ही देंगे, देखते हैं। हाँ बोलो, जाओ। मनीषा बताओ। तो दोनों साइड लगेगा, तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों का सम 0 कर दो। फिर एक पॉइंट है, इस पर ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे भी लग रहा है 50 न्यूटन। ये दोनों वेक्टर का सम करेंगे तो 0 नहीं होगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल अपोजिट है कि नहीं? इसका सम क्या होगा? 0। तो 0 कहो, तो बेचारा 0 कहा था, सब उसको जो है 0 बोले थे, तो 0 तो बोले थे, इसलिए सही बात है। फिर से एक बार कोशिश करें, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी सही भी हो सकता है। डायरेक्शन टेंशन में सम नहीं किया जाता है। अच्छा, नया रूल है ये, मतलब टेंशन फोर्स है और उस फोर्स को सम नहीं कर सकते। ये तो अजीबोगरीब रूल हो गया। लेकिन समृद्धि बताएंगे। अगर हम ब्लॉक के साथ वो स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो उस पे टेंशन ऊपर लगेगा उसका, लेकिन अगर हम लोग उस दीवार के साथ उस स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो उस पे टेंशन नीचे। वेरी गुड। जैसे तुम कोई, जैसे गांव वगैरह में खेत होता है, खेत जानते हो? खेत ऐसे चौकोर भी होता है और उसमें चारों तरफ आरी होता है। आरी समझते हो? पगडंडी। ठीक, तो ये तुम्हारा खेत है और ये वाला तुम्हारे चाचा जी का खेत है। अक्सर लड़ाई होता है चाचा जी के साथ, खेत के कारण ही होता है। भाई भाई में लड़ाई किसके कारण होता है? जमीन जायदाद के कारण, मेनली जमीन के कारण। तो ये 2 खेत है, ये वाला जो आरी है या पगडंडी है, ये पगडंडी ये तुम्हारा है ए या चाचा जी का है बी? किसका है ये पगडंडी? खेत तो चाचा जी का है और ये वाला खेत तुम्हारा है। खेत समझते हो ना, जिसमें बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, धान चावल जो भी हो। तुम अपना बोए हो, वो अपना बोए है, अपना काट के ले गए। पगडंडी किसका है? दोनों का है। ये पगडंडी दोनों का है और हम ये चाहते हैं कि ये पगडंडी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, हमारा खेत बढ़ जाए।
और चाचा जी भी वही चाहते हैं, वो थोड़ा इधर बढ़ाना चाहते हैं, दोनों में ठेला ठेली होता है। तो अब सवाल है कि हम इस पर इधर फोर्स लगाते हैं और वो इस पर इधर फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन पूछे हम किधर लगाते हैं तो 0 कहोगे नहीं सर इधर लगा रहे हैं, और चाचा जी किधर लगाते हैं तो कहोगे इधर लगाते हैं। ये जो सरफेस है, ये सरफेस देख लो ना, ये जो सरफेस है ये किसका है, टेबल का भी और ब्लॉक का भी। कांटेक्ट जब है तो दोनों का सरफेस से कांटेक्ट है ना, टेबल का कैसे है, ये परपेंडिकुलर खाली चाचा जी को दे दोगे तो कहेंगे तो ठीक है, इस पर चलना मना हो गया आज से, तुम इस पर नहीं चल सकते हो। ये जो सरफेस है ये सरफेस ब्लॉक का भी है और टेबल का भी है। अगर इस सरफेस को ब्लॉक का सरफेस लेट करें, क्योंकि ब्लॉक का भी है और टेबल का भी है, दोनों का है, इस पगडंडी पर हम भी चल सकते हैं और चाचा जी भी चल सकते हैं, दोनों पूरे अधिकार से चल सकते हैं, दोनों का है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर ब्लॉक का सरफेस है तो टेबल उस पर नॉर्मल ऊपर लगाएगा। हम पूछें कि ब्लॉक पर नॉर्मल किधर लग रहा है तो ऊपर कहोगे, नीचे नहीं कहोगे, किधर कहोगे, ऊपर। पूछे कि टेबल पर नॉर्मल किधर है तो नीचे कहोगे, तब ऊपर नहीं कहोगे। वैसे ही अगर पूछे कि ये वाला पॉइंट जो है कांटेक्ट तो होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट तो होगा ही कुछ, कहीं पॉइंट होगा, कहीं लाइन होगा, कहीं सरफेस होगा, जैसा नेचर है। अब धागा जो है बेचारा पतला धागा ही है, तो यहाँ पर कांटेक्ट में तो पॉइंट ही होगा ना। ये वाला खेत जो है वो बड़ा था तो जो कांटेक्ट था वो लाइन था, यहाँ कांटेक्ट जो है वो सरफेस है, 2 डायमेंशनल कांटेक्ट। तो यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है धागा का, ये वाला पॉइंट दोनों का है, ब्लॉक का भी और धागा का भी, ये पॉइंट दोनों का है। तुमसे पूछें कि टेंशन यहां किधर लग रहा है तो कहोगे कि देखिए अगर ये पॉइंट ब्लॉक का लेट करे, ये पॉइंट किसका लेट करें, ब्लॉक का, तो टेंशन ऊपर लगेगा, और ये पॉइंट अगर धागा का लेट करे तो टेंशन नीचे लगेगा। ये वाला पॉइंट किसका है, कौन सा, दोनों का, धागा का भी और छत का भी। अगर ये वाला पॉइंट छत का पॉइंट है तो उस पर टेंशन नीचे लगेगी, और ये पॉइंट अगर धागा का पॉइंट है तो टेंशन ऊपर लगेगी। ये वाला पॉइंट पर किधर लगेगा तो कौन सा, अगर ये वाला पॉइंट इस सिस्टम का पार्ट, इसका पार्ट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके और इसके बीच में कांटेक्ट का काम कर रहा है। इसको हम बना दिए ए और इसको बना दिए बी, ये है हमारा एरिया और ये है चाचा जी का एरिया और उसका कांटेक्ट ये है। अब पूछे कि इस वाले पर किधर फोर्स लगेगा, हम कहें जब हमारा अगर ये है हमारा, तो चाचा जी उसको अपने तरफ खींचेंगे, क्योंकि जो टेंशन होता है खींचने वाला होता है, नॉर्मल होता है वो ढकेलने वाला होता है। ये वाला सरफेस अगर हमारा है और ये टेबल वाला सरफेस जो है वो चाचा जी का है, तो ये चाचा जी हमको क्या करेंगे, ठेलेंगे, और हम क्या करेंगे, चाचा जी को ठेलेंगे। तो यहां नॉर्मल लगा, यहां पर खींचने वाला काम होगा। ये जो पॉइंट है हमारा है, तो इधर का जो पार्ट है इनका वो उधर की तरफ खींचेगा, मतलब टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। मतलब इसको अगर सिस्टम माने, देखो यहां एफपीडी बना रहे हैं इस वाले पार्ट को, पांच केजी का ब्लॉक है और यहां से यहां तक धागा है, ये हमारा है। ये वाला पॉइंट जो है वो किसका है, अभी हमारा। तो इधर वाला पार्ट टेंशन किधर लगाएगा, ऊपर। लेकिन अगर ये पॉइंट इसके साथ लेट करें, यही पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका नाम कुछ पी मान लो, तो अभी पी यहां पर अगर है तो पी पर टेंशन ऊपर लगेगा, और ये पी अगर इसके साथ है तो इस पर टेंशन नीचे लगेगा। तो पूछे ये पर टेंशन किधर लगेगा, तो जैसे बताइए कि अगर ये इस सिस्टम का पार्ट है तो टेंशन ऊपर लगेगा, और अगर ये पी इस सिस्टम का पार्ट है तो टेंशन नीचे लगेगा। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम, लिख लो जरा, डेफिनेशन लिख लो सिस्टम। सिस्टम का डेफिनेशन लिखिए,
पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यहां पर हम जो एफपीडी बनाए हैं 5 केजी ब्लॉक का, 5 केजी ब्लॉक पर 4 लाइन दिखाए हैं, मतलब सिस्टम इस 5 केजी ब्लॉक को माने। सिस्टम किसको माने? 5 केजी। और ये जो एफपीडी बना है उसमें सिस्टम टेबल को माने। टेबल को सिस्टम मानेंगे तो नॉर्मल नीचे लगेगा, ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। लेकिन ब्लॉक और टेबल दोनों को सिस्टम मान ले तो नॉर्मल नहीं लगेगा। अगर हम और चाचा जी दोनों साथ होते, बंटवारा नहीं होता, तो ये बीच में आने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि वो उसमें कोई ठेला ठेली नहीं होता। ये हम नहीं चाहते कि उधर जाए, दोनों तो हमारा ही है। तो सिस्टम किसको माने हैं उसके अनुसार फोर्स लगता है। आप अगर पूरे दुनिया को सिस्टम मान लें तो तुम पर फोर्स लगेगा नहीं। जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि हुए उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं, इसलिए उनके लिए सब एक ही बाउंड्री बना दिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहो बाउंड्री पर, सीमा पर, इधर उधर ठेला ठेली करते रहो। फोर्स वहीं लगता है जहां बाउंड्री बनता है। क्या देखो, अगर तुमसे पूछें कि यहां पर टेंशन किधर लगेगा, गौर देखिए, अगर इसको सिस्टम मानेंगे, इसको एक देश बना दीजिए, इसको दूसरा देश बना दीजिए, तभी टेंशन लगेगा। अगर इसको और इसको दोनों एक ही देश का पार्ट है, इस पूरे को अगर सिस्टम माने यहां से लेके यहां तक, तब यहां टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। नहीं, ये जैसे हम छोटे बच्चे को भी तो मारते हैं, ऐसे तो गुलाब से मारते हैं, वही प्यार समझता है, तो मारते थोड़े। लेकिन अगर इसको मारे जोर से झंगाटेदार, मतलब उसको अलग सिस्टम मान करके हम मारे। सिस्टम अलग है, उसको जैसे प्यार नहीं है तो उस हिसाब से मारे। प्रेम से भी मारता है, ऐसा नहीं है। प्रेम से अगर मारे मतलब वो इंटरनल फोर्स है, झंगाटेदार मारे मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो दुश्मनी के कारण आप मारे, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि एफपीडी जब आप बनाते हैं तो सिस्टम किसको दिए, उस सिस्टम के अनुसार उस पर फोर्सेस को दिखाते हैं। वो कितना फोर्स लगा रहा है उसको नहीं दिखाना है, उस पर कितना लग रहा है उसको दिखाना है। ये 5 केजी ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। ये कितना लगा रहा है वो इसमें नहीं दिखाएंगे, वो तो जिसका बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। बाकी एक बच गया स्प्रिंग फोर्स, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। ये एक स्प्रिंग है जो कि इस वॉल से कनेक्टेड है। ये वॉल है, दीवार, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, वो न तो खींचेगा न तो ढकेलेगा। ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को के कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहा जाता है। के है, इसको लिख लो जरा एक बार, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। कोई भी स्प्रिंग अगर ज्यादा स्टीफर है, स्टीफर का मतलब हार्ड, जिसको खींचना ज्यादा मुश्किल है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। और खींचना आसान है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। जैसे हम लोग पेन में जो स्प्रिंग यूज करते हैं, पेन ये होता है ना स्प्रिंग वाला पेन, ऐसे 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 वाला पेन, तो उसमें जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो बहुत छोटा होता है। और मोटरसाइकिल का जो सॉकर है, सॉकर देखो, उसमें भी स्प्रिंग ही होता है, तो उसमें स्प्रिंग हार्ड होता है क्योंकि वो ज्यादा वेट के लिए काम करता है। और ट्रेन का जो पहिया है, ट्रेन का पहिया कभी देखना, उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है वो देखो कितना मोटा होता है, क्योंकि ट्रेन का वेट के हिसाब से। तो स्प्रिंग का काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना, जो झटका लग रहा है उसको वो बैलेंस करना।
तो स्प्रिंग कैसा बना है, उसका थिकनेस कितना है, किस मटेरियल का बना है, उस पर स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट है जो कि आपको दिया रहेगा। अब अगर इस वाले ब्लॉक को, अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, तो इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। ये रेड पेन खत्म हो गया इसलिए सिर्फ बना रहे। नॉर्मल ऊपर mg नीचे। गलत है? ब्लैक छोड़कर, ब्लू छोड़ करके कुछ भी चलेगा, ये चलेगा। इस पर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। mg किधर लगेगा? नीचे। नॉर्मल कौन लगाएगा? टेबल। mg कौन लगाएगा? अर्थ। mg कौन लगाएगा? अर्थ। ये स्प्रिंग इस पर फोर्स अभी नहीं लगाएगा क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है। अब हम क्या करते हैं, इस पर इधर धागा बांध करके खींचते हैं बाई फोर्स F, जिसके कारण ये ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन ये फोर्स का वैल्यू सपोज 5 न्यूटन है तो ये थोड़ा सा जाएगा, यहां तक जाएगा। अगर ये 10 न्यूटन है तो थोड़ा और आगे जाएगा। एक टाइम तो आएगा कि रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? जब नेट फोर्स 0 हो जाए। किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? तो जब ये वाला ब्लॉक यहां आ गया तो इस पर फोर्सेज लगेगा, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, एक्सटर्नल फोर्स ये टेंशन F, और ये जो स्प्रिंग है वो यहां आ गया है। ये वाला पॉइंट स्प्रिंग का पॉइंट है, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाएगा और ये होगा K इंटू एक्स के बराबर। ये x है इलोंगेशन। x क्या है? इलोंगेशन। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ है तो स्प्रिंग जो इधर के तरफ फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा K इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू इलोंगेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से वो कितना इलोंगेट या कॉम्प्रेस हुआ। नेचुरल लेंथ ये है, यहां से x से इलोंगेट हुआ है तो इधर के तरफ लगेगा kx। इसका जो डायरेक्शन है वो इलोंगेशन के अपोजिट में होगा या कॉम्प्रेशन के अपोजिट में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड k इंटू एक्स के बराबर। इसको लिखिए। ये वाला स्प्रिंग जो है बेसिकली अभी इलोंगेट हो गया है। अभी ये स्प्रिंग ऐसा हो गया है। ये ब्लॉक अभी यहां पर है और इस ब्लॉक पर जो फोर्सेज लग रहा है ये स्प्रिंग कांटेक्ट है। तुम लोग ऐसा नहीं समझ लो कि सर स्प्रिंग से तो कांटेक्ट इसका है नहीं। अरे इसको जब यहां लाए तो स्प्रिंग भी खिंचा करके यहां तक आया ना। ये वाला पॉइंट ब्लॉक का पॉइंट है तो ये स्प्रिंग इधर खींचेगा अपने तरफ। कितने से? kx। नॉर्मल ऊपर होगा, mg नीचे होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा और ये एक्सटर्नल फोर्स कितने के बराबर होगा? kx के बराबर। क्योंकि ब्लॉक ये जो है ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। अच्छा बताओ, ये जो पॉइंट है यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है kx वो किधर लगेगा? तुम बताओ इस बार। ये वाला पॉइंट देख रहे हो? इस वाले पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर। ओके, इधर। कौन होशियार है? तुम बताओ। नहीं तुमको बताना। हाँ, इधर, इधर। तो सिद्धार्थ इस बार तुम बता दो। चुप रहो, बकलोल कहीं का। काका के हम परेशान हैं। अगर ये वाला पॉइंट कितना भी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट होना जरूरी है। ये वाला स्प्रिंग इस वॉल के कांटेक्ट में है। ये वाला पॉइंट अगर वॉल का पॉइंट है
किसका? तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा, और अगर बॉल कमजोर होगा तो इसका कुछ पार्ट लेकर के ये स्प्रिंग इधर स्ट्राक से भाग जाएगा। ये पॉइंट पर इधर टेंशन लगेगा, कितना? इसको भी टेंशन ही कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स को भी टेंशन ही कहा जाता है, लेकिन ये टेंशन का वैल्यू कितना होता है? kx। और अगर ये पॉइंट स्प्रिंग का पॉइंट है, देखो स्प्रिंग बना दिया, अलग करके थोड़ा सा दिखाए हैं, ये वाला पॉइंट अगर स्प्रिंग का पॉइंट है तो टेंशन किधर लगेगा? कौन लगाएगा? बॉल। ये पॉइंट पर बॉल इधर खींचेगा उसको, यहां पर टेंशन इधर लगेगा kx। ये वाला पॉइंट अगर ब्लॉक का पॉइंट है तो टेंशन इधर लगाए हैं, और ये अगर स्प्रिंग का पॉइंट होता तो टेंशन इधर लगता। ये देखो, यही पॉइंट है, स्प्रिंग को यहां पे कर देते हैं। ये वाला पॉइंट पर, ये स्प्रिंग का अगर पॉइंट है तो ब्लॉक उसको इधर की तरफ खींचे हुए इधर लगेगा, कितना? kx। जैसे टेंशन लिखते हैं वैसे स्प्रिंग फोर्स। फिर से एक बार समझो, ये वाला पॉइंट ब्लॉक का पॉइंट है तो स्प्रिंग अपने तरफ खींचेगा, अगर ये स्प्रिंग का पॉइंट है तो ब्लॉक अपने तरफ खींचेगा। ये पॉइंट अगर दीवार का पॉइंट है तो स्प्रिंग इधर खींचेगा, ये अगर स्प्रिंग का पॉइंट है तो दीवार इधर खींचेगा। स्प्रिंग के दोनों एंड पर हमेशा टेंशन बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इस एंड पर और इस एंड पर अलग अलग टेंशन हो जाए। धागा के सब पॉइंट पर हमेशा टेंशन बराबर होगा, धागा के सब पॉइंट पर हमेशा टेंशन बराबर होगा, और स्प्रिंग के दोनों एंड पर हमेशा टेंशन बराबर होगा। लिखो इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, और मास कितना होता है? 6 kg। ठीक है, ये बहुत बड़ा मास है। और अगर कोई ब्लॉक यहां रखा है 1 kg, 2 kg, 5 kg, बहुत छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये जो ब्लॉक है और ये जो मास है, अर्थ है, इस दोनों के बीच में फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो ये न्यूटन अपना फॉर्मूला दिए थे, Gm1m2/r²। ये अर्थ और ये ब्लॉक के बीच में फोर्स लगेगा। ये जो अर्थ है ये इस ब्लॉक पर फोर्स सेंटर के तरफ ऐसे लगाएगा, और ये ब्लॉक इस अर्थ पर फोर्स ऐसे लगाएगा। ये वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने के बराबर? G, इसका मास m, इसका मास m बाय r²। अगर ये वाला ब्लॉक अर्थ सरफेस से 1, 2, 3, 4, 5, 10 मीटर ऊपर भी है तो उसको हम अर्थ पर ही कहेंगे, क्योंकि 10 मीटर का 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में कोई अनुपात नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो यहां रहे या यहां रहे, डजंट मैटर। ये ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू पता है आप लोगों को? नहीं है तो पता कर लीजिए, -11 SI यूनिट। ऐसा होता है, ये आप लोग 9th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम 11th पे तो पढ़ाते नहीं है, 12th में पढ़ाते हैं। खैर, तुम लोगों का होगा इसके बाद, मैग्नेटिक्स ये होगा, उसके बाद होगा, वो सिखा देंगे, तो नहीं। ये जो स्मॉल m मास है और ये कैपिटल M मास है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ये इधर लगाएगा इतना, और ये इस पर इतना ही इधर लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर होता है, एक ही बॉडी पर नहीं होता है। अगर इस पर ये एक्शन हो रहा है तो ये इस पर रिएक्शन कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। कैपिटल G, कैपिटल M और R ये तीनों पता है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 9.8 आएगा। कितना आएगा? तो इसको स्मॉल g कहते हैं, 9.8 इंटू m।
तो इसका जो वेट, इसको वेट कहा जाता है, mg को क्या कहते हैं, वेट। इसका जो वेट है वो इतने के बराबर। अब तुम कहोगे सर वेट तो ऐसे लग रहा है, अब तो ऐसे लगा है। हम बोले यहाँ हम खड़े भी तो ऐसे हैं, ये देखो ऐसे खड़े हैं, ऐसे ना खड़े हैं, ऐसे थोड़े खड़े हैं। अर्थ के सरफेस पर यहाँ ऐसे खड़े हैं और जिधर खड़े हैं उसके अपोजिट में लग रहे हैं। हम यहाँ ऐसे खड़े हैं तो नीचे की तरफ लगा, अपने अपोजिट में लगा। उनको सर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम करें एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, अपने जैसे खड़े रहोगे उसके अपोजिट में लगा। तो यहाँ पर तुम कैसे खड़े रहोगे, ऐसे, ऐसे नहीं रहोगे जी, क्या ऐसे रहोगे? अपना सर जो है धरती में घुसा कर कैसे खड़े रहोगे? नहीं ना। हम लोग हमेशा सरफेस जैसे यहां पर खड़े हैं तो सरफेस कैसा होगा, सरफेस कैसा होगा, कौन सा, टेंजेंशियल। सरफेस कैसा होगा, टेंजेंशियल। यहां पर सरफेस अगर दिखाएं तो कहोगे सर यहां से यहां का सरफेस अगर कहें तो ये फ्लैट हमको दिखेगा, जैसे जैसे बड़ा लेंगे तब कर्व दिखेगा, बहुत छोटा है तो फ्लैट दिखेगा। यहाँ पर सरफेस तो ऐसे दिखाएंगे, ये है सरफेस। यहाँ का सरफेस दिखाना होगा तो, या यहाँ का सरफेस दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। और सरफेस पर आप खड़े हैं, सरफेस से दूर की तरफ, तुम्हारा सर जो है सरफेस से दूर है, ऊपर है। सर नीचे करके तो खड़े रहते नहीं, तो सरफेस से दूर की तरफ। तो हम जब ऐसे खड़े हैं तो उसके अपोजिट में mg ऐसे लगा। हम जब ऐसे खड़े हैं तो इसके अपोजिट में mg ऐसे लगेगा। बोलो ना, पोल पर जाके खड़े हो जाओ तो mg इधर लगेगा, और इस पोल पर खड़े हो जाओ तो mg इधर लगेगा। अमेरिका में भी जाके खड़े हो जाओ mg इधर लगेगा। mg हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस जो है टेंजेंशियल होता है, उसका परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से। किसी भी सर्किल में नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से। तो यहां पर जो नॉर्मल है सेंटर से पास करेगा तो mg इधर लगेगा। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर mg लग रहा है किधर, नीचे। कौन लगा रहा है, अर्थ। इसके नीचे इतना बड़ा अर्थ जो है वो लगा है। ये भी अर्थ पर mg ही लगाएगा। लेकिन एफपीडी किसका बना रहे हैं, ब्लॉक का। तो ब्लॉक वाला खाली फोर्स को दिखाएंगे, अर्थ पर नहीं दिखाएंगे। अगर अर्थ का हम एफपीडी बनाए तो mg को ऊपर दिखाएंगे। बात समझ आया? इसको देखो, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका आप सीख। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है। दोनों हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है। ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। अगले 5 क्लास तक फ्रिक्शनलेस सरफेस रहेगा। 5 का 6 भी मान लो, 6 क्लास तक सरफेस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बिल्कुल चिकना सरफेस है तो जब खींचोगे तो सरफेस, उस पर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं लगेगा। तो स्मूथ सरफेस हो गया। तुमको बताना है, इधर से हम इसको ढकेल रहे हैं। देखो तो ये खींच रहे हैं कि ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं। ढकेलते किससे है, लाठी से। किससे, लाठी से, बोलो ना रे। और खींचते किससे है, धागा से। तो जब खींचने वाला फोर्स होगा तो समझना धागा, ढकेलने वाला फोर्स होगा तो समझना लाठी। लाठी हार्ड होता है, इससे ढकेल सकते उसको, धागा से ढकेल नहीं सकते। तो ये जो लाठी है इससे ढकेल रहे हैं, मतलब लाठी का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, उसका इस ब्लॉक से कांटेक्ट हुआ है, तभी ढकलाएगा। दूर से लाठी यहीं रहे तो ढकला जाएगा, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं ढकलाएगा। तुमको बताना है कि जब इसको हम ढकेल रहे हैं 30 न्यूटन से, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड कांटेक्ट फोर्स, find contact force between 2 kg and 4 kg block. Find contact force between 2 kg and 4 kg block. कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो पहला सवाल हमको बताने दो।
सबसे पहला काम है इस वाले ब्लॉक का 4 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाना। क्या बनाना? एफबीडी किसका? 4 केजी। और ये 2 केजी इसको हम अलग से दिखा दें। अलग अलग से दिखाएं क्योंकि साफ साफ इस पर सारे फोर्सेस को आप लिख सकें। अभी यहां पर 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाइए और एक और एफबीडी बना दो। इस दोनों को सिस्टम ले लेंगे तब। अभी सिस्टम किसको लिए हैं? 4 केजी को। अभी किसको लिए हैं? 2 केजी को। अभी इस दोनों को सिस्टम ले लेते हैं। तो एफबीडी 4 + 2 केजी। ये हम थे, ये हमारे चाचा जी हैं। अभी दोनों पहले साथ में थे, बंटवारा नहीं हुआ था। 3 एफबीडी बनाना है। जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे। साथ में रहेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो फोर्स इंटरनल होगा। घर के अंदर का मामला है, इसमें बाहरी को दखल देना अलाउड नहीं। लेकिन अगर वही घर का बंटवारा हो गया तब उस पर बाहरी लोग दखल देगा, उस पर कहेगा, सिखाएगा, तभी तो बंटवारा हुआ है, ऐसे थोड़े हुआ। ये दो, अच्छा पहले इसको देख लो 4 केजी को। केवल 4 केजी को अगर सिस्टम माने, देख रहे हो 4 केजी का बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री समझ आता है? घर का चौहद्दी, ये बाउंड्री है। कहां कहां पर सरफेस से कांटेक्ट है? कौन सर? एक जगह 2 केजी के साथ, एक जगह टेबल के साथ, एक जगह लाठी के साथ। 3 सरफेस से कांटेक्ट है। कितने सरफेस से कांटेक्ट है? 3। तो 3 जगह नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल लगाइए। टेबल लगा रहा है सपोज N1, ये 2 केजी यहां पर लगा रहा है इधर N2, और लाठी इधर लगा रहा है F। लाठी कितना लगा रहा है? F। ये भी नॉर्मल ही है। 3 जगह नॉर्मल लग गया। फ्रिक्शन लगेगा, 5 ही तो फोर्स होता है। कितना होता है? 5। उंगली कितना है? सबको दिखा दो। ये देखो, ये पहला वाला क्या है? नॉर्मल। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन। तीसरा टेंशन। चौथा एक्स। 5वां टेंशन। तो इस पर कांटेक्ट फोर्स 3 लगा, तीनों लगा दिए ना। अब आगे चलो, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सरफेस सब फ्रिक्शनलेस है। सरफेस सब फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शन छोड़ दीजिए। इसके बाद आइए धागा। कोई धागा कनेक्टेड है? नहीं, तो टेंशन नहीं लगेगा। कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है? तो नहीं लगेगा। बाकी mg तो सब पर लगता ही है, एकदम फ्री है सबके लिए। mg हमेशा नहीं चलेगी। इसका एफबीडी हो गया। इसका एफबीडी बना सकते हैं आप लोग? बनाइए, जरा चेक करें। चलो देखो इधर, क्या नाम है? सिद्धार्थ। इधर ये 2 केजी ब्लॉक को देखना यहां है और एफबीडी बनाना यहां है। यहां देखो, बाउंड्री देख रहे हो इसका? ये देखो, ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री में कितना सरफेस से कांटेक्ट है? 1 2 3। कौन कौन 3? कौन किसको 3 दिख रहा है? एक आंख निकाल लेंगे हम। एक सरफेस कांटेक्ट है 4 केजी के साथ और एक कांटेक्ट है टेबल के साथ। 2 ही ना? तो 4 केजी वाला ब्लॉक इसको ढकेलेगा, खींचेगा नहीं। जैसे यहां पर फोर्स लगाए तो ये दोनों ब्लॉक ढकलाएगा नहीं इधर, तो 4 केजी इसको खींचेगा कि ढकेलेगा? तो ढकेलेगा मतलब इधर। ये इस पर नॉर्मल इधर लगाया है, तो ये इस पर नॉर्मल इधर लगाया। तुम लोग इधर ही लिख दिए, ये गलती हो गया। ऐसे लिखेंगे। इसका नाम N2 है तो इसका भी नाम N2 ही रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा। जितना ये इस पर एक्शन किया उतना ही ये इस पर रिएक्शन करेगा। तो नॉर्मल लिख दिए। ये जो टेबल है, ये टेबल नॉर्मल ऊपर लगाएगा। अगर टेबल का एफबीडी बना है, ये लो टेबल का तुम बना लो पहले। ये लो टेबल, ये टेबल जो है ये 4 केजी पर ऊपर लगाया है N1, 4 केजी टेबल पर नीचे लगाएगा N1। टेबल 2 केजी पर ऊपर लगाएगा, इसका नाम कुछ लिखोगे ना, N1 मत लिखना। जैसे ही सरफेस चेंज हो जाए तो नॉर्मल का नाम चेंज हो जाएगा। सरफेस चेंज होने से नॉर्मल क्या होगा? तो इसका नाम N1 है, इसका नाम N2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि N2 यहां लिख चुके हैं, तो N3 लिख देते हैं। ये टेबल इस पर कितना लगा रहा है? N3।
ये टेबल पर कितना लगाएगा, N3। लेकिन एफवीडी हमको बनाना किसके कहे थे, टेबल का कहे थे। जिसका कहे केवल उस पर ध्यान कंसंट्रेट करो, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको लिख रहा है। एक का बनाना शुरू किया, बाकी दुनिया सबका बना दिया, उसी का छोड़ दिया। इस पर mg लग रहा है सर, तो पहले अर्थ का बना लेते हैं। बोले अर्थ का थोड़े कहे बनाना, मोशन अर्थ का एनालाइज कर रहे हैं कि ब्लॉक का कर रहे हैं, तो ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे। ये जो 2 kg ब्लॉक है उसका 2 जगह नॉर्मल लगेगा, एक जगह नॉर्मल N2, एक जगह N3। सरफेस चेंज हो गया, यहाँ का सरफेस अलग है, तो नाम चेंज हो गया, यहाँ N1 यहाँ N3। यहाँ पर सरफेस चेंज हो गया तो इसका N2 लिखे। अब ये इस पर N2 लिखा है तो ये भी इस पर N2 ही लिखेगा। ये N4 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में फर्क है। ये टेबल इस पर N1 लगाया है तो ये भी टेबल पर N1 ही लगा है, इसको हम थोड़ा चेंज कर दिए। एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल अपोजिट एक्शन में हो गए। तो यहाँ 2 जगह नॉर्मल लगा, ये साफ साफ दिखा, बोलो ना। और तीसरा फोर्स होगा इसका वेट mg। क्या यहाँ पर कोई टेंशन लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगा दिए, फ्रिक्शन है नहीं, mg लगा दिए। ये वाला F को यहां लगाए कि नहीं, लगाए कि नहीं। अच्छा ये वाला F जो है वो कांटेक्ट है लाठी से कांटेक्ट 4 kg में है कि 2 kg में है, तो 2 kg पर कैसे लग जाएगा, तो 2 पर भी लग जाना चाहिए। का है तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए लाठी जो है हम पर आके लग गया। अरे जब कांटेक्ट रहेगा तभी ना लगेगा। ये जो टेबल है ये इस पर N1 लगाया तो यहाँ पर भी N1 लग जाएगा, जहां कांटेक्ट है उसमें लगेगा। जो ये कांटेक्ट फोर्स जहां दिखेगा वही लगेगा, उसका इफेक्ट दूसरे जगह एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको दूसरे जगह लगा नहीं देना। कुछ लोग यहां जो F लगा दिए वो गलत है, इसलिए वो लोग पिटाया है, क्योंकि वो ब्लंडर है, गलत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट का एकदम कुछ 0/9 सन्नाटा है, कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसका। मतलब लो इसका एफईडी लिखो, इसका एफईडी हम लिखाएंगे। अगर इस दोनों को सिस्टम मान ले तो दोनों को सिस्टम मानेंगे तो ये बाउंड्री होगा। ध्यान से देखना किस पर पेन चला रहे, ये बाउंड्री होगा। ये वाला बीच वाला लाइन बाउंड्री नहीं होगा, ये बीच वाले लाइन को तुम तोड़ भी सकते हो मन करे तो, क्योंकि इंटरनल है। रहने तो फिलहाल उधर पेन नहीं चला है, पेन ऐसे से। अब यहां से लेकर के यहां तक में कहां कहां सरफेस से कांटेक्ट है, तो एक जगह सर टेबल से, इस पूरे को आप एक मान सकते हो। एक जगह टेबल से, तो टेबल नॉर्मल लगा दिया N। एक जगह लाठी से, तो लाठी लगाया है F। 2 जगह कांटेक्ट है ना, ये इस पर और ये इस पर अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स होगा। क्योंकि सब लोग बोलो, और इंटरनल फोर्स का लॉज ऑफ मोशन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि साफ साफ न्यूटन क्या कह के गए कि अगर कोई बाह्य बल लगता है तब वेलोसिटी चेंज होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन होता है, इंटरनल फोर्स से एक्सेलरेशन नहीं होता। तो इस पर ये इंटरनल फोर्स नहीं लगता है, इस पर बाकी फोर्सेज में ये एक हो गया, ये कांटेक्ट फोर्स 2 हो गया, बाकी mg नीचे लगेगा कितना 6g, नीचे कितना लगेगा 6g। सब फोर्स हो गया ना, इसका fpd हो गया, इसका fpd हो गया, इसका fpd हो गया। अब उसके बाद तुमको तो कांटेक्ट फोर्स निकालना था, तुमको ये वाला फोर्स N2 निकालना है। तुम्हारे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दूसरे पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब N2 कितना है, ये सवाल है। तो तुम क्या करो सबसे पहले कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन लेट करो। भाई ये इधर ढकेलेगा तो ये इधर एक्सेलरेट होगा कि नहीं। इस वाले पर इधर के तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है, क्या बैलेंस होने वाला कोई फोर्स है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। लेकिन ये वाला फोर्स ऊपर है, उसको बैलेंस तो ये कर रहा है, ये दोनों बैलेंस्ड है। नॉर्मल जितना ऊपर है mg उतना ही नीचे है, लेकिन इधर के तरफ फोर्स अनबैलेंस है, तो इधर के तरफ एक्सेलरेशन होगा। लेट एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन कितना मान लिए ए। अब इधर की तरफ इक्वेशन लिखो, कौन सा इक्वेशन, F = ma, एक ही
इक्वेशन तो आप सीखे हैं, वही इक्वेशन अगले 10 क्लास तक चलेगा। इक्वेशन है F इज इक्वल टू M इंटू ए, ये वाला वेक्टर इक्वेशन है। जब भी इसको लिखो तो डायरेक्शन पहले डिसाइड कर लो कि किधर लिखने जा रहे हो। तो जिधर तुम एक्सेलरेशन लेट किए हो उधर की तरफ ही ऑब्वियसली लिखोगे। तो हम एक्सेलरेशन लेट किए हैं इधर, तो इस डायरेक्शन में इसको लिख रहे हैं, इधर की तरफ। बोलो इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पूरे पर? कैपिटल F। ये जो नॉर्मल है उसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? 0। 90 डिग्री पर कंपोनेंट क्या होता है? 90 पर कंपोनेंट mg का कंपोनेंट इधर 0, 90 पर कंपोनेंट 0 होता है, पता है? वेरी गुड। तो इस पर टोटल फोर्स तो 3 लग रहा है, लेकिन इधर कितना फोर्स है? तो कहो केवल F। ये कितने के बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 6, एक्सेलरेशन a। तो यहां से a निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना हो गया? F/6। ठीक है। अब इसके इक्वेशन से ये वाला फोर्स नहीं निकलेगा। अगर बंटवारा दोनों में नहीं हुआ है तो आपसे घर का मामला है, हो सकता है कुछ हो, लफड़ा हो दोनों में, लेकिन वो बाहरी लोगों को नहीं दिखेगा और वो बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर बाहरी लोगों को पता करना है कि ये और ये दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, तब आप किसी एक को बुला करके पूछिए, तब पता चलेगा। इसको जब बुला करके पूछेंगे तो ये कितना फोर्स लगा रहा है वो पता चल जाएगा, और इसको जब बुला करके पूछेंगे तो ये कितना लगा रहा है वही पता चल जाएगा। दो भाई है राम लक्ष्मण, साथ में बुला के पूछोगे कैसे हैं तो बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, भाई भाई एकदम बहुत बढ़िया है। पता करना है कैसे है तो उनको अलग से बुलाइए, पूछिए, सब बात खोल देंगे, राज खोल देंगे। इसकी पत्नी एकदम महापाया, दुनिया की सबसे बेकार औरत, इसका बाल बच्चा, अरे मत पूछिए, इतना बेकार है, केवल दिन में लड़ते रहता है, तंग करते रहता है। हम न रहेंगे इसके साथ, बंटवारा हो जाएगा। समझ लो, ये जो ब्लॉक है या ये जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बना हो और इसका इक्वेशन लिखो तब N2 आएगा। इस पूरे का एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? a। इसका भी क्या होगा? a। पूरे का a है तो एक पार्ट का भी तो यही होगा। अब इसका इक्वेशन लिख रहे हैं इधर के तरफ, यही वाला इक्वेशन F इज इक्वल टू M है इधर के तरफ। तुम बोलो इधर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है? N2। हम इसका लिख रहे हैं ना, इधर कितना लग रहा है? N2। ये N3 का इधर कंपोनेंट 0, mg का 0, तो इधर फोर्स केवल N2 लग रहा है। कितने के बराबर? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2a। और a का वैल्यू कितना निकाले हो? F/6, मतलब F/3। f का वैल्यू 30 है, 30 यहां रख दीजिए, 30/3 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 न्यूटन होगा। देखिए इस 2 kg ब्लॉक का इक्वेशन लिखे तो N2 का वैल्यू 10 आया। इस 4 kg का इक्वेशन लिखेंगे तब भी N2 का वैल्यू 10 ही आया, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल अपोजिट ही होता है। तो इसका अगर इक्वेशन लिख करके तुमको दिखाएं, इसका एक्सेलरेशन किधर माने हैं? x डायरेक्शन में। फोर्स किधर लिखेंगे? कहो x डायरेक्शन में, किधर लिखेंगे? इस पर कितना फोर्स लग रहा है? नंबर ऑफ फोर्स कितना है? 4, 1 2 3 4। कितना फोर्स है? तो सबको रिजॉल्व करेंगे किधर? x डायरेक्शन में। रिजॉल्व करने का मतलब कंपोनेंट लेना, रिजॉल्व करने का मतलब कंपोनेंट का मतलब उस फोर्स का इफेक्ट जानना, उस फोर्स का इफेक्ट जानना। तो इधर के तरफ फोर्स लिखो, इधर जिधर एक्सेलरेशन माने उधर। तो कहो सर उधर के तरफ सबसे पहले F दिख रहा है, जो दिख रहा है पहले उसको लिख देते हैं। तो F लगा, ये N2 तो इधर लग रहा है, तो इधर कितना होगा? बोलो -N2। अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है माइनस के बराबर, मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है, नहीं बताए थे ना। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो अगर कोई फोर्स इधर है उसका कंपोनेंट इस तरफ पूछे तो अपोजिट कर देना, माइनस कर देना। बोलो क्या लिखे? -N2। और परपेंडिकुलर में कंपोनेंट 0 होगा,
परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का कोई भी इफेक्ट इधर नहीं आएगा। तो n1 का कंपोनेंट इधर कितना 0, mg का कंपोनेंट इधर कितना 0, समझा? तो इधर के तरफ फोर्स कितना है, 2 ही फोर्स है। ये कितने के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दो f/6 मतलब 2f/3। तुमको n2 निकालना है, n2 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो f माइनस 2f/3 बोलो कितना हो गया, f/3। आंसर सेम है। देखिए लास्ट पॉइंट समझ लो कि ये वाला ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक को आप एक साथ इधर ढकेल रहे हो, ये वाला फोर्स F इस पर लगा रहे हो और ये इस पर फोर्स लगा रहे हो। अगर इस वाले फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, तो ये भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर F का वैल्यू 0 हो जाए, यहां देखो कैपिटल F अगर 0 हो जाए तो N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको हम लोग जस्ट कॉन्टेक्ट कहेंगे। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, जस्ट कांटेक्ट। ये कांटेक्ट है लेकिन नॉर्मल 0 है। नॉर्मल क्या है, 0। लेकिन अब इधर फोर्स लगाएंगे तब ये इस पर लगाएगा, और जितना ज्यादा लगाएंगे ये इस पर ज्यादा लगाएगा। अगर इस F का वैल्यू 30 है तो 30/3 10 न्यूटन लगाया। अगर इसी F का वैल्यू 60 हो जाए, हम इस पर 60 लगाए, तो ये इस पर 20 लगाएगा, और इसका वैल्यू और बढ़ाओ तो ये इस पर फोर्स बढ़ा देगा। ये N2 जो है वो F पर डिपेंड कर रहा है। और हम लोग गलती क्या कर दे रहे हैं, सिद्धार्थ एंड टीम वो गलती कर दे रहा है कि ये जो F है वो इसको भी इस पर लगा दे रहा है। अरे ये F के कारण ही तो ये N2 आया है। N2 क्या अपने ही से आ जाता, F है तभी N2 आया। N2 F पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जब आप इस पर फोर्स लगाए हैं तो उसका इफेक्ट ये अपने आप एडजस्ट हो गया N2 में। इसका मतलब जहां फोर्स दिख रहा है वहीं लगाना है, उसमें दिमाग नहीं लगा देना। लॉज ऑफ मोशन में दिमाग लगा नहीं है, दिमाग लगा दोगे गलत हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन में जो दिख रहा है आपको वहां पर फोर्सेस को लगाना है, जो तरीका बताया वैसे। ये सरफेस है तो नॉर्मल लगाएंगे, धागा है तो टेंशन लगाएंगे। किधर लगाएंगे वो सोच करके लिखो, किसके लिए लिख रहे हैं। mg नीचे लगा देंगे। अब FPD बन गया, उसके बाद एक्सेलरेशन लेट कर लो जिधर वो एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेशन लेट करने के बाद फिर इक्वेशन लिख दो, उसको सॉल्व कर लो। 3 स्टेप है, FPD बनाना, एक्सेलरेशन लेट करना, इक्वेशन लिखना, सॉल्व करना। आगे चले, देखो तो 2-4 मिनट है बाकी। कितना बाकी है, 8 मिनट बाकी। अच्छा ठीक है, चलिए इसी सवाल को रिवर्स करके पूछते हैं, इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते, डेटा थोड़ा चेंज कर दें। देखते कितना लोग बना लेता है इसमें। यह है 4 kg, 2 kg, 1 kg। और इधर के तरफ फोर्स लग रहा है F। फोर्स कितना लग रहा है, F। ये फोर्स है F। और इस दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, 4 और 2, इस दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है 20 न्यूटन। तो बताओ F कितना है। वैसे लिखो, इफ कांटेक्ट फोर्स between 4 kg and 2 kg is 20 Newton, find capital F. Find capital F.